हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। बहुत दिनों बाद हम लोग फिर से ये सीरीज़ ऑफ वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली सम अनअवॉइडेबल रीज़न था, इसलिए हम कंटिन्यू कर नहीं पाए। बट जहाँ पर हम छोड़े थे वीडियो लेक्चर के सीरीज़, वहीं से हम शुरू करेंगे और वीकली बेसिस पे रेगुलर आप लोगों को अपडेट देते जाएंगे। सो प्लीज़ फॉलो अस ताकि आप लोगों को सभी अपडेट मिल सके। सो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 9। पार्ट 9 मतलब क्या कि इसका पार्ट 1 to 8 ये ऑलरेडी अपलोडेड है और 8 में हम देखे थे कि कैसे बोर्स थ्योरी यूज करके हम एनर्जी ऑफ द बोर्स ऑर्बिट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम देख चुके हैं। आज पार्ट 9 से वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी का मेरिट एंड डीमेरिट क्या क्या है। सबसे पहले हम मेरिट्स देख लेंगे। नंबर ए कि मेरिट्स क्या क्या है। क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हम लोगों को मिला है वो पहले देख लेंगे फ्रॉम बोर्स थ्योरी। नंबर 1, द थ्योरी successfully explains the stability of the atoms। ये क्यों कहा गया? बिकॉज रदरफोर्ड के डीमेरिट्स में हम लोग देखे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली एमिट करेगा तब उसका एनर्जी डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिक्रीज होते होते वो स्पाइरल मोशन में न्यूक्लियस के ऊपर जाके गिरेगा। एंड एट दैट टाइम हम लोग ये कह रहे थे कि एटॉम का स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटॉम होगा ही नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? एटॉम एग्जिस्ट करता है इसलिए तो मैटर फॉर्म होता है। तो वो रदरफोर्ड थ्योरी से हम लोगों को एटम का स्टेबिलिटी मिलता नहीं है। फिर बोर्स थ्योरी से हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम नहीं सकता, उसका एक पर्टिकुलर और सर्टेन एनर्जी ऑर्बिट्स रहेगा जहां पर वो इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा। और ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट और ड्यूरिंग इट्स इसका जो जब ये अपना डायनामिक शो करेगा तब ये मतलब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज भी नहीं करेगा एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। मतलब ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन, मतलब कि ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस ये एनर्जी रिलीज भी नहीं करेगा और एनर्जी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। एंड दैट इज व्हाई जितना टाइम वो वहां पर वो ऑर्बिट में घूमेगा, वो बोर ऑर्बिट में घूमेगा, उसका एनर्जी फिक्स रहेगा। इसलिए हम बोर ऑर्बिट को कहते थे कि स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी इन द सेंस कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स्ड रहता है, उसका एनर्जी लॉस भी नहीं होता है और गेन भी नहीं होता है। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में है या इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इज राउंडिंग अराउंड द न्यूक्लियस बट इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सो यहाँ से हम लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ द एटम मिल गया था, जो कि रदरफोर्ड का एक सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स था जो कि हम लोगों को एक्सप्लेन करना था। तो वो बोर्स थ्योरी से हम लोगों को एक्सप्लेन हो गया। नंबर 2 ये क्या है कि इट कैन एक्सप्लेन
it can explain the discontinuous line spectrum of hydrogen atom and hydrogen like atom. So according to Bohr theory हम लोग देखे थे कि when an electron jumps from higher energy level to lower energy level, it emits energy in the form of electromagnetic radiation. ठीक है, ये बिकॉज एक एटम का जो ऑर्बिट्स है, एनर्जी लेवल्स है, वो डिस्क्रीट है, मतलब कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल रहता नहीं है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल रहता है। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस है और इस एटम का सर्टेन कुछ परमिटेड ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स है। परमिटेड इन द सेंस कि इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूम सकता है, किसी और इन बिटवीन दिस टू स्पेसेस इलेक्ट्रॉन रह नहीं पाएगा। ओनली इन दिस ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन कैन मूव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परमिटेड ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं हम। तो जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तब ये एनर्जी एमिट करेगा। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हो गया डिस्क्रीट एनर्जी, मतलब ये एनर्जी है डिस्क्रीट एनर्जी, और हम कह सकते हैं कि दिस एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। अगर ये क्वांटाइज्ड है, ये एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है वो हम स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से कहाँ आया, 3 से 1 आया, तो 1 टाइप ऑफ एनर्जी मिलेगा, मतलब 1 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। अगर 3 से 2 आएगा तब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। जब 2 से 1 आएगा तब डिफरेंट एनर्जी मिलेगा। 4 से 1 आएगा, 4 से 2 आएगा। सो वेरियस this kind of transitions are possible, and hence we get a series of spectral line। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये हम लोग जानते हैं कि लीमैन बामार पैसन ब्रैकेट फंड हम लोगों को मिलता है ऐसे ही। तो यहाँ पर जो है कि ईच ये जो डिस्क्रीट एनर्जीज ये एमिटेड हो रहा है एटम से, इसी का फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजर करते हैं और फ्रीक्वेंसी को एज ए लाइन हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो प्लॉट मतलब जो लाइन आएगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब एक के बाद एक आएगा, एक ऐसे ऐसे आएगा, एक लाइन और एक लाइन के ऊपर चढ़ के नहीं रहेगा, डिस्क्रीट वे से आएगा, डिसकंटिन्यूअस वे से, मतलब थोड़ा गैप रहेगा। ये क्यों होता है? बिकॉज डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज आर एमिटेड फ्रॉम द एटम्स। ठीक है, सो ये बोर्स थ्योरी कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम, ये हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं जो स्पेक्ट्रल सीरीज में था। रेडबर्ग इक्वेशन यूज करके हम इन लोगों को एक्सप्लेन किए थे। और एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन एटम के लिए तो हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि लीमैन बामार पैसन ब्रैकेट फंड हमसे ये सब मिला था हम लोगों को। हाइड्रोजन लाइक एटम क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एग्जाम्पल है हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस, ये दोनों को हम कहते हैं कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स। क्यों हाइड्रोजन लाइक? बिकॉज हीलियम प्लस में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2 प्लस में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये बोर्स थ्योरी हम लोग ओनली अप्लाई कर पाएंगे फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, सो ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इट कैन एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। थर्ड पॉइंट है कि बोर्स थ्योरी point 3 is Bohr's theory provided satisfactory agreement about electronic transitions with those obtained experimentally
बाय रीडबर्ग एक्सपेरिमेंटली जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस उनको मिला था वो हम बोर्स थ्योरी से थियोरिटिकली वो एक्सप्लेन कर पा रहे थे। एक्चुअली जो रीडबर्ग इक्वेशन था वो बोर्स थ्योरी से ही आता है। बोर्स थ्योरी से जो हम लोगों को एनर्जी एक्सप्रेशन मिलता है वहीं से हम लोग रीडबर्ग इक्वेशन को डिड्यूस करते हैं। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Rydberg constant R from Bohr's theory agrees with the experimental value। एक्सपेरिमेंटली रीडबर्ग ने जो वैल्यू प्रेडिक्ट किया था आर का वो हम बोर्स थ्योरी से भी कैलकुलेट कर पाते हैं और उसका वैल्यू बहुत अप्रोक्सीमेट मतलब बहुत क्लोज वैल्यू मिलता है बोर्स थ्योरी से। दैट इज व्हाई वी से द आर फ्रॉम बोर्स थ्योरी एग्रीज वेल विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब चलते मेरिट्स 4 में। मेरिट्स 4 क्या है कि हम बोर्स थ्योरी से रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट निकल पाए थे जो कि 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो फोर्थ मेरिट है द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम was also in good agreement with the most probable radius of ground state predicted by Schrödinger वेव मॉडल। ये श्रोडिंगर वेव मॉडल बहुत बाद में आया था, पहले बोर्स थ्योरी आया था। श्रोडिंगर वेव मॉडल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल रेडियस ऑफ एन एटम कोई ऑर्बिट का हम और कोई ऑर्बिटल का हम निकाल सकते हैं। तो वहां से जब बाद में श्रोडिंगर वेव मॉडल से जो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस हम लोगों को मिला था वो बहुत ज्यादा इन कॉरेस्पॉन्डेंस था विद द फर्स्ट बोर विद द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट डिटरमाइंड फ्रॉम बोर्स थ्योरी। सो ये बोर्स थ्योरी का फोर्थ अचीवमेंट है। ठीक है, तो ये सब मेरिट्स हो गया। अब देखते हैं कि डीमेरिट्स क्या क्या है, और डीमेरिट्स ही यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोगों को नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल में हम जा सके। सो यहाँ पर डीमेरिट्स क्या क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे अब। फर्स्ट डीमेरिट है कि बोर used concept of both classical mechanics and क्वांटम मैकेनिक्स। बोर्स थ्योरी में जो प्रपोजल हम देखे थे वहां पर ये दोनों मैकेनिक्स साइमल्टेनियसली अप्लाई किया गया था। हेंस द मॉडल और बोर्स मॉडल कैन नॉट बी सपोर्टेड बिकॉज दोनों अलग अलग मतलब अलग अलग जो
ऐसा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स लगता है वाइजली एप्लीकेबल इन मैक्रोस्कोपिक डोमेन, मतलब जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे कोई लार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे हम कोई पत्थर, मूवमेंट ऑफ ए साइकिल एक्सेट्रा, फुटबॉल, सब जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है वहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स ज्यादा लगते हैं, ज्यादा अप्लाई होते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक डोमेन। So quantum mechanics only applicable for microscopic particles, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में जो सब पार्टिकल का डायनामिक्स हम लोगों को मिलता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, ये सब हम खुले आंख में देख नहीं सकते। ये सब डायनामिक्स अपना खुद का प्रॉपर्टीज और डायनामिक्स शो करते हैं इन द माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, तो ये दो अलग अलग डोमेन में काम करता है, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। टिल नाउ क्वांटम मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में अप्लाई किया गया नहीं है, बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स इज इनफ टू एक्सप्लेन द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, बट क्लासिकल मैकेनिक्स इज नॉट इनफ और कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ये हम प्लैंक्स थ्योरी जब पढ़ाए थे तब थोड़ा बताए थे कि वहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होगा माइक्रोस्कोपिक डोमेन में, मतलब जो कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर नहीं पाता था, इसलिए हम लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स लाना पड़ा, और ये शुरुआत की थी प्लैंक ने। ठीक है, तो यहाँ पर बोर ने क्या किया, दोनों मैकेनिक्स को साइमल्टेनियसली यूज किया, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मॉडल कैन नॉट बी सपोर्टेड। अब हम बताते कि कहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स लगा, कहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स बोर ने कहा अप्लाई किया और यूज किया। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रेडियस आर है, तो इसका वेलोसिटी टेंजेंशियल ये इस तरफ डायरेक्टेड होगा। तो यहाँ पर जो इक्वलिटी ला गया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल फोर्स और द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और अट्रैक्शन फोर्स दोनों सेम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को विदाउट एनी फ्लक्चुएशन, और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस घूम पाएगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कब घूम पाएगा, जब इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ प्राइम और इसका सेंट्रीपेटल फोर्स एफ से इक्वल हो जाएगा, मतलब जब एफ इक्वल्स टू एफ प्राइम होगा तब ये इलेक्ट्रॉन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो इस ऑर्बिट में उसका वेलोसिटी टेंजेंशियली वैल्यू सेम होगा, बट डायरेक्शन चेंज होता होता जाएगा। तो ये जो थ्योरी है, दिस इज द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और इस न्यूटोनियन मैकेनिक्स को ही हम कहते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स, बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स की शुरुआत न्यूटन ने किया था। सो यहाँ पर बोर ने अप्लाई किया था क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स कहां पर अप्लाई किया था, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, वहां पर प्लैंक्स थ्योरी को यूज किया था बोर्स ने, और यही था गलती बोर का, इसलिए उसका इसका जो मॉडल है बोर का वो बाद में रिजेक्टेड हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा, मतलब ये जो एनर्जी है ये क्वांटाइज्ड होगा, ये एनर्जी क्वांटाइज्ड होगा और डिस्क्रीट होगा, और कुछ देर पहले ही बताया था कि डिस्क्रीट होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वांटम मैकेनिकल यूटिलाइजेशन इन द बोर्स थ्योरी। और सेकंड है कि इसका जो एम्बियर होगा या एंगुलर मोमेंटम होगा, that will be integral multiple of h by 2 pi. That means the angular momentum here MVR is also quantized. So ये जो क्वांटाइजेशन यहाँ पर अप्लाई किया गया था बोर्स थ्योरम में, तो ये दोनों यूज किया गया था फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। सो यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स दोनों साइमल्टेनियसली यूज किया गया था, एंड दैट्स व्हाई द मॉडल कुड नॉट बी सपोर्टेड एट ऑल। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड डीमेरिट पे। सेकंड डीमेरिट क्या है देख लेते हैं, कि
हम लोगों को हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम मिला था। कैसे मिला था कि ऐसे एक सिंगल सिंगल लाइन आएगा कुछ स्पेस छोड़ के, इक्वी स्पेस नहीं होगा, डिफरेंट पोजीशन में आता जाएगा। और इधर हम क्या कर रहे थे कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा था और इधर लैम्डा इंक्रीज हो रहा था। मतलब हम लोगों को जब फर्स्ट लाइन मिलता है, अल्फा लाइन कहते हैं हम और एच अल्फा लाइन कहते हैं, ये एक्चुअली हम बामर सीरीज लिखे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं चलो ये बामर सीरीज है, बामर सीरीज है। तो पहला लाइन हो गया एच अल्फा, फिर हो गया एच बीटा और बीटा, फिर हो गया गामा और एच गामा। और राइट हैंड साइड में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, तो जो फर्स्ट लाइन आएगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। ये हो गया, ये एक्चुअली हम लोग एक्सप्लेन कर पाए थे फ्रॉम रेडबर्ग इक्वेशन, रेडबर्ग सॉरी रेडबर्ग्स इक्वेशन। और ये जो सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम मिला था, ये मिला था यूजिंग लो रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर। बाद में क्या किया गया, अगर हम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं तो हम लोगों को क्या सेम स्पेक्ट्रम मिलता है या अलग सा स्पेक्ट्रम मिलेगा। अगर बाद में क्या किया गया कि बाद में हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया गया था, फिर देखा गया कि ये यहाँ पर जो ईच इंडिविजुअल लाइन है, यहाँ पर अगर ये लाइन को हम जूम करेंगे हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में जो हम लोगों को मिलता है, इट एक्चुअली कॉन्सिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। वो सिंगल लाइन तब कब दिखाई दे रहा था जब लो रिजोल्यूशन जब स्पेक्ट्रोमीटर विथ लो रिजोल्यूशन हम यूज कर रहे थे तब सिंगल लाइन मिल रहा था। बट स्पेक्ट्रोमीटर विथ हाई रिजोल्यूशन जब हम यूज कर रहे थे तब हम लोग को पता चलता है कि दिस इज नॉट ए सिंगल लाइन, रेदर it actually composite of or it actually consists of a series of closely spaced spectral lines, and Bohr's theory could not explain this, so can't be explained from बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी से ये एक्सप्लेन हम कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, ये हो गया सेकंड। थर्ड है कि अगर एटम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एटम को रख के अगर हम इसको स्पेक्ट्रा निकालेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा निकालेंगे, तब वहां पर भी क्या दिखेगा कि दिस सिंगल लाइंस आर एक्चुअली स्प्लिटेड इनटू मल्टीपल क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। ऐसे मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो सिंगल लाइंस है वो स्प्लिट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसको कहते हैं हम स्टार्क इफेक्ट। अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, तब भी अगर हम स्पेक्ट्रा निकालेंगे तब भी दिखेगा कि ईच एंड इंडिविजुअल सिंगल लाइंस आर स्प्लिटेड इनटू मल्टीपल क्लोजली स्पेस्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। यहाँ पर भी सिंगल लाइन स्प्लिट हो जाता है और इस इफेक्ट को कहते हैं हम जीमैन इफेक्ट। सो ये जो दोनों इफेक्ट मिल रहा है, ये दोनों इफेक्ट could not be explained from Bohr's theory. So Bohr's theory, ये जो थर्ड जो
फेनोमेना है और ऑब्जर्वेशन है, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन भी ये एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा था, दैट इज स्टार्क इफेक्ट एंड जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा था। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्थ वन इज द बोर्स थ्योरी वायोलेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो फोर्थ डिमेरिट है कि बोर्स थ्योरी वायोलेट्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या? सो पहले वो बता देते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थोड़ा सा बताएंगे, फिर बाद में हम इसको डिटेल्स में स्टडी भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं कि फॉर ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और फॉर ए सबएटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एटॉम। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन हो गया सबएटॉमिक पार्टिकल एंड दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कह सकते हो, न्यूक्लियस, एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स। इन लोगों को सबएटॉमिक पार्टिकल नहीं कहते। सबएटॉमिक पार्टिकल मतलब जो एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स रहता है उन लोगों को हम कहते हैं सबएटॉमिक पार्टिकल, सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन। और न्यूक्लियस, एटम, मॉलिक्यूल्स को हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। सो फॉर ए सबएटॉमिक पार्टिकल like electron, proton, neutron and nucleus atom, and for nucleus atoms and molecules the position and momentum, और हम इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं कि cannot be determined accurately at the same time। हम ये दोनों को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर नहीं पाएंगे। ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बट बोर्स थ्योरी में क्या किए थे हम? ध्यान से थोड़ा याद करो कि बोर्स थ्योरी में क्या किए थे कि ये रहा न्यूक्लियस और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन का हम रेडियस भी एक्यूरेटली निकाल पाए थे और इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो भी एक्यूरेटली निकाल पाए थे। सो आर भी, और भी को तुम मोमेंटम एम भी कह सकते हो, ये दोनों को हम डिटरमाइंड हम ऐसे लिख सकते हैं कि बोथ आर डिटरमाइंड accurately and simultaneously from बोर्स थ्योरी। सो यहाँ से पता चल रहा है कि बोर्स थ्योरी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायोलेट कर रहा है, इसलिए बोर्स थ्योरी का ये फोर्थ डिमेरिट है। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये यहाँ पर जो यहाँ पर कहा गया कि पोजीशन एंड मोमेंटम ये दोनों हम एक साथ निकाल नहीं सकते। इट इज द लिमिटेशन अप्लाइड बाय नेचर, मतलब इसको हम नेचुरल लिमिटेशन कहते हैं। दिस इज नॉट ए लिमिटेशन अप्लाइड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, मतलब हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट करते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल फॉल्ट है नहीं। ये जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट कहा गया और यहाँ पर जो रिजल्ट मिला है कि दोनों एक साथ हम निकाल नहीं पाएंगे, ये नेचुरल लिमिटेशन है। नेचर ये लिमिटेशन इम्पोज करता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर। तो ये नेचुरल लिमिटेशन है, इसलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम टू द ग्रेट एक्सटेंट हम इसको ट्रू मान के बोर्स थ्योरी को फॉल्स बताते हैं। फॉल्स नहीं, थोड़ा उनको डिमेरिट, एज ए डिमेरिट उनको
ये जो पॉइंट है वो डिमेरिट एज ए पॉइंट ऑफ डिमेरिट हम वहां पर लिखते हैं कि बोल्स थ्योरी ये जो फेनोमेना है और ये जो नेचुरल लिमिटेशन ये मानता नहीं है। सो हम लोगों को नेचुरल लिमिटेशन के अंदर रह के थ्योरी डेवलप करना है, वही थ्योरी होगा कि 100% ट्रू थ्योरी। सो ऐसा तो होता नहीं है इजीली, बहुत सब थ्योरी के कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहता है। अगर लिमिटेशन नहीं रहेगा तो नेक्स्ट थ्योरी हम लोगों को मिलेगा ही नहीं, तो साइंस एक जगह आके खत्म हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, इसलिए ईच एंड एवरी थ्योरी हैज सम लिमिटेशन। वो ज़्यादा लिमिटेशन, बहुत लंबा और ज़्यादा लिमिटेशन भी हो सकता है, कम लिमिटेशन भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत लिमिटेशन तो रहेगा, नहीं तो नेक्स्ट मॉडल और नेक्स्ट थ्योरी हम लोग प्रपोज नहीं कर पाएंगे, साइंस का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ऐसा ही होता है, हम एक साथ सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट एक्सप्लेन कर नहीं पाते, वन बाय वन करते हैं, और वन बाय वन करते करते हम लोगों को लिमिटेशन मिलता है, फिर लिमिटेशन हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, फिर दूसरा मॉडल और दूसरा थ्योरी मिलता है, फिर उसको थोड़ा लिमिटेशन रह जाता है, उसको हम रेक्टिफाई करके थर्ड थ्योरी में आते हैं। सो ऐसे विथ टाइम थ्योरी जो है हम लोगों को वो मॉडिफाई होते होते एक अच्छा थ्योरी हम लोगों को मिल जाता है, जो कि हम जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। कीप इन टच विथ अस टू गेट द नेक्स्ट अपडेट। ओके, थैंक यू।